तो बात है साल 1863 की। मद्रास के पास पल्लावरम नाम की एक जगह है। वहाँ एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। वो जमीन की खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें एक पत्थर मिलता है। हाँ, और वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। बिल्कुल नहीं। पहली नजर में वो बस एक बेडौल सा पत्थर का टुकड़ा लग सकता था, लेकिन असल में वो एक हैंड एक्स थी, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। और आपको बताऊं, इस एक छोटे से पत्थर ने भारतीय इतिहास की कहानी को हजारों लाखों साल पीछे धकेल दिया। सही कहा, ये सच में एक बहुत बड़ी खोज थी। है ना? तो आज के इस विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण में हम अतीत की इन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों का एक बहुत बड़ा भंडार है। हम पाषाण काल से शुरू करके सिंधु घाटी, वैदिक युग और दक्षिण भारत के संगम काल तक के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। और इस पूरी चर्चा का मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, हमें ये समझना है कि भूगोल, व्यापार और समाज की उथल-पुथल ने मिलकर प्राचीन भारत की नींव कैसे रखी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों में क्या समानताएं थीं और वो एक दूसरे से कितनी अलग थीं। इस सफर पे निकलना सच में बहुत रोमांचक है। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग इसे सिर्फ राजाओं के नामों और युद्धों की तारीखों का रजिस्टर मान लेते हैं। हाँ, जो कि काफी बोरिंग लगता है सुनने में। बिल्कुल, लेकिन उसे एक हैंडेक्स के मिलने जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इतिहास असल में कार्य और कारण का एक बहुत ही दिलचस्प सिलसिला है। इन स्रोतों को करीब से देखने पर समझ आता है कि आज हम जिस समाज या अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, उसकी कहानी सदियों पहले पत्थरों और मिट्टी के बर्तनों पर लिखी जा रही थी। तो चलिए इन ऐतिहासिक परतों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब इंसान के पास शब्द नहीं थे, लिपियां नहीं थीं, मतलब जब लिखित इतिहास था ही नहीं, तब की कहानी कैसे बुनी जाती है। यही तो पुरातत्व विज्ञान का कमाल है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि उस समय के पत्थर के औजार शुरुआती इंसानों की बिना शब्दों वाली डायरी की तरह काम करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो पुरापाषाण मतलब पेलियोलिथिक काल की कुल्हाड़ी खोजी, वो इसी डायरी का पहला पन्ना है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी पूछे। क्या सिर्फ एक पत्थर के आकार या उसके नुकीलेपन में आए बदलाव को देखकर मानव विकास की इतनी जटिल कहानी को सच में समझा जा सकता है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। पहली नजर में पत्थर का एक टुकड़ा सिर्फ एक औजार लगता है, लेकिन इसे थोड़ा गहराई से देखें तो वो पत्थर उस समय के पर्यावरण का आईना है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि औजारों का आकार इंसान ने केवल अपनी किसी तकनीकी बुद्धिमानी के कारण नहीं बदला। अच्छा, तो फिर वजह क्या थी? वजह थी जलवायु और जीवन शैली में आ रहे बड़े बदलावों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। देखिए, पूरा पाषाण काल का इंसान बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल करता था। इसका सीधा सा कारण यह था कि वो विशालकाय जानवरों का शिकार करता था और दुनिया बहुत ठंडी थी। हिमयुग वाला समय। बिल्कुल। लेकिन जब मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का समय आया तो धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी। रुको, तो इसका मतलब है कि मौसम गर्म होने से उनके हथियारों का डिजाइन बदल गया? ये कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब तापमान बढ़ा तो बड़े बड़े घास के मैदान अस्तित्व में आए। इन घास के मैदानों में विशाल जानवरों की जगह छोटे, बहुत तेज भागने वाले जानवरों और पक्षियों ने ले ली। अरे हाँ, लॉजिकल है ना? अब एक भारी पत्थर फेंककर कोई तेज भागते हुए हिरण या उड़ते हुए पक्षी का शिकार तो नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को अपने औजार छोटे करने पड़े। उन्होंने माइक्रोलिथ्स बनाए। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर? हाँ, बहुत छोटे और नुकीले पत्थर जिन्हें लकड़ियों में बांधकर भाले या तीर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अरे वाह, ये तो डार्विन के अनुकूलन यानी अडैप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंसान प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। और स्रोतों को देखने से पता चलता है कि इसके बाद जो नवपाषाण या नियोलिथिक काल आया, उसने तो मानव इतिहास का पूरा गियर ही बदल दिया। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इंसान ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और कृषि की शुरुआत कर दी। देखिए, कृषि कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। इंसान जो अब तक सिर्फ खाद्य उपभोक्ता था, मतलब भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने वाला एक शिकारी था, वो अचानक खाद्य उत्पादक बन गया। और जब आप बीज बोते हैं तो आपको रुकना पड़ता है। एकदम सही। फसल पकने तक महीनों उसी जगह पर रुकना पड़ता है। भटकने की मजबूरी खत्म हो गई और यहीं से पहली बस्तियों और गांवों के निर्माण की शुरुआत हुई।
जीवन शैली के इसी बदलाव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण स्रोतों में नवपाषाण काल के कश्मीर स्थित बुरज़ाहोम से मिलता है। वहाँ खुदाई में गड्ढों वाले घर मिले हैं जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है। हाँ, लोग जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर रहते थे। जाहिर है कश्मीर की कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। ये दिखाता है कि इंसान कैसे अपने भूगोल से लड़ना सीख रहा था। लेकिन अगर हम इसी समय से थोड़ा आगे बढ़कर दक्षिण भारत की ओर नजर डालें तो महापाषाण काल या मेगालिथिक युग की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। वो तस्वीर उत्तर भारत से काफी अलग थी। हाँ, वहाँ के लोग रहने के लिए गड्ढे नहीं बना रहे थे, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के लिए विशाल पत्थरों की संरचनाएं खड़ी कर रहे थे। महापाषाण का अर्थ ही है बड़े पत्थर। दक्षिण भारत में इन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से कब्रों की चिन्हित करने के लिए किया जाता था। और उन कब्रों में काफी सामान भी मिलता था ना? हाँ, इन कब्रों के अंदर काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और लोहे के हथियार मिले हैं। ये इस बात का बहुत पुख्ता प्रमाण है कि वे लोग मृत्यु के बाद के जीवन में गहराई से विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मरने वाले को दूसरे लोक में भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये आस्था का एक खूबसूरत पहलू है। लेकिन कई इतिहासकारों का तर्क है कि ये कब्रें सिर्फ आस्था नहीं बल्कि उस समय की आर्थिक हैसियत मतलब अमीरी गरीबी का भी पर्दाफाश करती हैं। बिल्कुल करती हैं। पर ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब एक कंकाल और कुछ बर्तनों को देखकर कोई ये कैसे तय कर सकता है कि समाज में भारी भेदभाव या एक स्पष्ट पदानुक्रम मौजूद था? इस रहस्य को कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जैसी पुरातात्विक साइट्स बहुत आसानी से सुलझा देती हैं। देखिए, इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी समाज का आर्थिक सच छुप नहीं पाता। ब्रह्मगिरी की खुदाई में कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जहां एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और तांबे के कंगन दफनाए गए थे। 33 सोने के मनके? बाप रे! हाँ, और इसके ठीक विपरीत उसी इलाके की कुछ दूसरी कब्रों में कंकाल के साथ केवल कुछ बेहद साधारण मिट्टी के बर्तन रखे गए थे। ये महज कोई संयोग नहीं है। हाँ, सोने के मनके तो उस समय भी एक बहुमूल्य संपत्ति रहे होंगे। बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि समाज में कुछ चुनिंदा लोग बहुत शक्तिशाली अधनी थे और बाकी लोग बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। ये एक स्थापित सामाजिक पदानुक्रम था जो बहुत मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका था। मतलब अमीर और गरीब की खाई मृत्यु के बाद कब्रों तक पहुंच जाती थी। ये बहुत ही दिलचस्प है। खैर, जब बस्तियां इस तरह से अमीर और गरीब में बंटने लगीं, समाज में अलग अलग वर्ग बनने लगे, तो इसका असर उनके रहने की जगहों पर भी पड़ना तय था। और यहीं से हम पहले शहरीकरण की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहीं से कहानी मुड़ती है भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहरीकरण यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। अगर हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन को देखा जाए तो किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी की घिसी-पिटी तुलना करने के बजाय ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनके शहर किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह डिजाइन किए गए थे। मदरबोर्ड, ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, एकदम सटीक ग्रिड सिस्टम, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे किसी ने पूरे शहर का एक मास्टर प्लान पहले से बना रखा हो। ये मदरबोर्ड वाली तुलना बहुत सटीक है क्योंकि उनके शहर केवल ईंटों का बेतरतीब ढेर नहीं थे। सिंधु घाटी का नगर नियोजन असल में उनके समाज की संरचना का एक्सरे है। वो कैसे? देखिए, शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी हिस्सा, जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहा जाता है, वो ऊंचाई पर एक चबूतरे पर बनाया जाता था। ये संभवतः समाज के शासक या सबसे प्रभावशाली वर्ग के लिए आरक्षित था। और पूर्वी हिस्सा, जिसे निचरा शहर कहते हैं, वो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा था और आम जनता के लिए था। मिडिल टाउन या मध्य शहर भी देखने को मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि समाज सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई परतों और वर्गों में बटा हुआ था। और अगर उनके ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई पक्की नालियों के जरिए शहर से बाहर जाता था। हर घर में कुएं थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था। सच में समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में इस तरह की साफ सफाई और पकी हुई ईंटों का इतना जबरदस्त उपयोग कहीं नहीं दिखता। लेकिन इन स्रोतों में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी बड़ी और सुव्यवस्थित सभ्यता में किसी विशाल सेना या भयानक हथियारों के जखीरे के सबूत नहीं मिलते। यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना सेना के इतनी बड़ी सभ्यता? हाँ, बिना किसी आक्रामक या स्थायी सेना के लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली इस सभ्यता का इतने शांतिपूर्ण तरीके से चलना,
ये साबित करता है कि उनका प्रशासन कितना मजबूत रहा होगा। उनका समाज युद्ध और विस्तारवाद के बजाय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था। और व्यापार ही वो असली आर्थिक इंजन था जिसने इतने शानदार शहरों को ऊर्जा दी। उनका व्यापारिक नेटवर्क आज के किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से कम में ही था। वो लोग बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे। बिल्कुल। वे अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित शोरतुगई से नीले रंग का बेशकीमती पत्थर लैपिस लजूली मंगाते थे। राजस्थान की खेतरी खदानों से तांबा निकाला जाता था। गुजरात के लोथल से कार्नेलियन पत्थर और सुदूर दक्षिण भारत से सोना आता था। और लोथल तो उनका एक प्रमुख केंद्र था। हाँ, लोथल में तो ईंटों का बना हुआ एक विशाल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है, जहां से जहाज सीधे समुद्र में उतरते थे। लोथल उस दौर का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हब था। वहां से जहाज फारस की खाड़ी होते हुए मेसोपोटामिया तक जाते थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय आज की तरह कोई कागजी मुद्रा, डॉलर या सिक्के नहीं होते थे। मतलब बिना करेंसी के व्यापार। हाँ, ये पूरा का पूरा वैश्विक व्यापार बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर चलता था। आप मुझे तांबा दीजिए, मैं आपको उसके बदले अनाज या सूती कपड़ा दूंगा। लेकिन जब कोई मुद्रा नहीं है और एक व्यापारी अपना कीमती सामान लोथल से हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया भेज रहा है, तो इस व्यापार में धोखाधड़ी से कैसे बचा जाता था? बिना करेंसी के कोई सिस्टम इतना प्रामाणिक कैसे हो सकता है? इस समस्या का बहुत ही शानदार तकनीकी समाधान उनके पास था, और वो थी उनकी मोहरें या सील्स। अच्छा, वो जो चौकोर मोहरें मिलती हैं? हाँ, सिंधु सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। जब सामान को बोरियों में बांधा जाता था तो उसकी गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर यह मोहर छाप दी जाती थी। अगर मेसोपोटामिया पहुंचने तक मिट्टी पर वो छाप सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अरे वाह! ये मोहर आज के समय के होलोग्राम या ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट की तरह काम करती थी। और सिर्फ मोहरें ही नहीं, हड़प्पा के मानकीकृत वजन और माप मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि ये आज की यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट की तरह थे। यूएसबी पोर्ट, हाँ, ये भी अच्छी उपमा है ना? चाहे आप गुजरात में हो या पाकिस्तान के किसी हिस्से में, एक खास वजन का मतलब हर जगह समान होता था। इसी एक रूपता ने अलग अलग संस्कृतियों को एक ही आर्थिक नेटवर्क में प्लग इन कर दिया था। व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। तो हड़प्पा के इस व्यापारिक नेटवर्क को देखकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वे खास भौगोलिक स्थिति में थे। नदियां और समुद्र उनके पास थे। भूगोल ने उनके व्यापार की किस्मत लिखी। भूगोल हमेशा ही इतिहास को आकार देता है। और अगर हम स्रोतों के अगले हिस्से की ओर बढ़ें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के अलग अलग भूगोल ने उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों को कैसे जन्म दिया। देखिए, भूगोल ही किसी भी समाज की नियति तय करता है। अगर हम उत्तर भारत, विशेष रूप से गंगा के मैदानों की बात करें तो शुरुआती दौर में वहां बहुत घने जंगल थे। हाँ, जिन्हें साफ करना आसान नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब इंसानों को लोहे की खदानें मिली तो पूरी कहानी पलट गई। लोहे की कुल्हाड़ियों से उन घने जंगलों को काटा गया और लोहे के फाल वाले हलों से कठोर जमीन को जोता गया। इससे खेती में एक अभूतपूर्व क्रांति आ गई। और यहीं पर वो शब्द आता है जिसे इतिहास में कृषि अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस कहा जाता है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगा पा रहे थे। और उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लगा तो समाज के हर इंसान को खेती करने की जरूरत नहीं रही। कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक और कुछ राजा। इसी एक्स्ट्रा अनाज ने मगध जैसे विशाल महाजनपदों और बाद में मौर्य अंपायर जैसी ताकतों को खड़ा करने का मौका दिया। बिल्कुल, समाज का विस्तार इसी सरप्लस पर टिका था। और इसके ठीक विपरीत जब हम दक्षिण भारत की ओर देखते हैं तो वहां का भूगोल बिल्कुल अलग था। वहां गंगा के मैदानों जैसे सपाट और विशाल इलाके नहीं थे। हाँ, वहां तो एक बहुत ही लंबी तटरेखा या कोस्ट लाइन है। जी, इस लंबी तटरेखा ने दक्षिण के लोगों का ध्यान कृषि से ज्यादा समुद्री व्यापार की ओर खींचा। विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार ने दक्षिण भारत में संगम काल को बेतहाशा समृद्ध बनाया। मतलब रोम तक उनका व्यापार फैला था। हाँ, चेरा, चोल और पांड्या जैसे राजवंश इसी समुद्री व्यापार की देन थे। अर्थव्यवस्था और भूगोल का ये फर्क समाज की संरचना पर भी बहुत गहरा असर डाल रहा था। उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल आते आते समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में जकड़ गया था।
ये व्यवस्था जन पर आधारित हो गई थी और बेहद कठोर थी। हाँ, वो व्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी। लेकिन इसके विपरीत जब हम दक्षिण के संगम समाज को देखते हैं तो वहां की तस्वीर थोड़ी अलग है। स्रोतों के अनुसार संगम काल में समाज वर्ण पर नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवसाय यानी पेशे पर आधारित था। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क था। उत्तर में जन तय करता था कि व्यक्ति समाज में कहाँ खड़ा है, लेकिन दक्षिण के संगम समाज में व्यक्ति का काम उसका वर्ग तय करता था। वहां मुख्य रूप से 4 वर्ग थे। कौन कौन से थे? यह व्यवस्था उत्तर के मुकाबले थोड़ी लचीली थी। इसका मतलब ये था कि समाज में व्यवसाय बदलने की थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद थी। लचीलेपन की बात करें तो संगम साहित्य अक्सर ये भी दर्शाता है कि दक्षिण में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी थी। ये सुनकर लगता है कि वो समाज बहुत प्रगतिशील रहा होगा। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर स्रोतों को पूरी निष्पक्षता से पढ़ा जाए तो हमें इसे आदर्शीकृत करने से बचना चाहिए। संगम समाज महिलाओं के लिए कोई स्वर्ग नहीं था। वहां भी विधवाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी और सती प्रथा जैसी भयानक कुरीतियां समाज में गहराई तक मौजूद थीं। ये बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को बिना किसी वैचारिक चश्मे के देखें। कोई भी प्राचीन समाज पूर्ण रूप से आदर्श नहीं था। हर जगह सामाजिक तनाव और जटिलताएं मौजूद थीं। हाँ, हर समाज में कुछ खामियां होती हैं। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो वहां भी सब कुछ शांत नहीं था। वहां ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच समाज में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा था। इसके साथ ही जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैश्य यानी व्यापारी वर्ग के पास बहुत संपत्ति आ गई। लेकिन पैसा होने के बावजूद उन्हें वर्ण व्यवस्था में वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। बिल्कुल। और समाज में फैले इसी असंतोष ने एक नए बदलाव को जन्म दिया। सही कहा। जब समाज का ढांचा बहुत कठोर हो जाता है तो लोग विकल्प तलाशने लगते हैं। इसी माहौल ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों को पनपने का मौका दिया। इन धर्मों ने जटिल कर्मकांडों के बजाय अहिंसा, समानता और व्यक्ति के निजी आचरण पर जोर दिया। और शायद इसी वजह से व्यापारी वर्ग और आम जनता इनकी तरफ बहुत आकर्षित हुई। खैर, समाज और धर्म में हो रहे ये गहरे बदलाव केवल किताबों या विचारों तक सीमित नहीं थे। ये इमारतों, वास्तुकला और पत्थरों पर भी उकेरे जा रहे थे। वास्तुकला असल में उस समय के समाज की सोच का एक एक्सरे है। बिल्कुल। खानाबदोश जीवन से लेकर एक विशाल साम्राज्य के नागरिक बनने तक का सफर इमारतों में साफ झलकता है। जब आर्य पशुपालक से एक स्थिर कृषि समाज में बदले और फिर मगध, मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का उदय हुआ तो उनकी ताकत और सोच विशाल स्तूपों और सम्राट अशोक के ऊंचे स्तंभों में दिखाई देने लगी। और दक्षिण भारत की वास्तुकला तो अपने विदेशी संपर्कों की एक पूरी कहानी बयां करती है। जैसा हमने रोमन व्यापार की बात की, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि चेरा साम्राज्य में रोमनों द्वारा अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था। जरा सोचिए, दक्षिण भारत के एक राज्य में एक रोमन देवता का मंदिर। हाँ, ये दर्शाता है कि व्यापार सिर्फ वस्तुओं का नहीं बल्कि संस्कृतियों का भी हो रहा था। इसी तरह इक्ष्वाकु वंश के राजाओं जैसे वीर पुरुषदत्त और एहवाल संतमूला के काल में नागार्जुनकोंडा में पुष्पभद्र मंदिर का निर्माण हुआ। ये वो दौर था जिसे दक्षिण में महायान बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल माना जाता था। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। इन सब महान इमारतों, संगम साहित्य जैसी कालजयी रचनाओं और व्यापारिक समृद्धि के पीछे एक ही ताकत काम कर रही थी, और वो थी राजनीतिक स्थिरता। जब समाज में स्थिरता होती है तभी कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच पाती हैं। राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ एक और शब्द भारतीय इतिहास को परिभाषित करता है, और वो है समावेशन या एसिमिलेशन। भारत के प्राचीन इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वे इंडो ग्रीक्स हों, शक हों या कुषाण हों, उन्होंने संस्कृति को नष्ट करने के बजाय खुद को इसमें मिला लिया। वो लोग यहीं के होके रह गए। जी, कुषाण शासक कनिष्क के समय में विकसित हुई गांधार कला इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। सही। इसे आप पत्थर पर उकेरा गया प्राचीन वैश्वीकरण कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बुद्ध की मूर्ति की जिसने रोमन टोगा पहन रखा है और जिसके चेहरे की बनावट ग्रीक देवताओं जैसी है। ये सच में रोम, ग्रीस और भारत का एक अद्भुत मिश्रण था। और शक शासक रुद्रधामन का संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाना भी इसी बात का प्रमाण है कि बाहरी लोग कैसे यहाँ की मिट्टी में पूरी तरह रच बस गए थे। इतिहास हमें यही सिखाता है। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है।
प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं के दरबारों में नहीं लिखा जा रहा था। बिल्कुल नहीं। यह इतिहास लिखा जा रहा था उन छोटे पत्थरों के औजार बनाने वाले शिकारियों द्वारा, उन व्यापारियों द्वारा जो लोथल से मेसोपोटामिया तक समुद्री लहरों से लड़ रहे थे, और उन किसानों द्वारा जिन्होंने घने जंगलों को काटकर साम्राज्यों के लिए जमीन तैयार की। और पुरातात्विक साक्ष्यों, भूगोल और समाज की जटिलताओं ने मिलकर इस उपमहाद्वीप को एक बेहद बहुआयामी रूप दिया है। सच में। और ये बीता हुआ कल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देता है कि मानव समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा है। इंसान ने हमेशा अपनी परिस्थितियों, जलवायु और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार खुद को बदला है। प्राचीन भारत का ये सफर हमें सिखाता है कि अनुकूलन और बदलाव ही मानव सभ्यता के जीवित रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस शानदार ऐतिहासिक यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसे रहस्य पर गौर करना जरूरी है जो आज भी इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मदरबोर्ड जैसे शहरों और उनके सील्स की इतनी बात की, लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बिल्कुल, उनके वो रहस्यमयी प्रतीक आज भी एक पहेली हैं। जरा सोचिए, वो दिन कैसा होगा जब कोई इंसान उन प्रतीकों को पढ़ने में सफल हो जाएगा। क्या उस दिन हमें उनके प्रशासन, उनके देवी देवताओं या उनके समाज के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को ही सिरे से पलट कर रख देगा? ये एक बहुत ही रोमांचक विचार है। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि किताबों के पन्ने भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों को खंगालने के लिए।